अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जापानीज ऑक्यूपेशन वर्ल्ड वॉर II और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे इग्नोर्ड चैप्टर रहा है। बावजूद इसके कि ये रूल दुनिया के सबसे एक्सप्लॉयटेटिव रूल में से एक था। हालत ऐसी थी कि जब वर्ल्ड वॉर II के खत्म होने पर ब्रिटिश फोर्सेस अंडमान एंड निकोबार पहुंची तो यहां के लोग ब्रिटिशर्स का स्वागत कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि जापानीज फोर्सेस ने तो अंडमान एंड निकोबार को ब्रिटिशर्स से आजाद कराया था, तो आखिर यहां के लोग ब्रिटिशर्स का स्वागत क्यों कर रहे थे? आखिर जापान का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से क्या लेना देना है? क्या उन्होंने सच में इंडिया को ब्रिटिश से आजाद कराया या फिर कहानी कुछ और ही थी? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट हुआ करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको अपने इंडियन और अफ्रीकन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए एक पीनल कॉलोनी की तरह इस्तेमाल करती थी। इन प्रिजनर्स को पोर्ट ब्लेयर पर मौजूद सेल्यूलर जेल में रखा जाता था, जिसको आम शब्दों में हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं। इस आइलैंड पर जापानीज मिलिट्री का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में था। इसी के साथ मार्च 23, 1942 को जापान ने पोर्ट ब्लेयर पर अटैक किया और लगभग 3 से 4 घंटों में इसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। आईएनए और जापान की अलायंस की वजह से जापान को इन आइलैंड्स के टेकओवर में कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ी। कई ब्रिटिश ऑफिसर्स को प्रिजनर्स बनाकर सिंगापुर भेज दिया गया। यहां पर मौजूद प्रिजनर्स ने आईएनए को ज्वाइन कर लिया। जैसे ही ये आइलैंड्स ब्रिटिश से आजाद हुए, नेताजी बोस ने जापानीज को कन्विंस करके इस आइलैंड का कंट्रोल आजाद हिंद की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सौंप दिया। हालांकि 1943 के बाद यहां आजाद हिंद की सरकार बन चुकी थी, लेकिन यहां पर पूरा कंट्रोल अब भी जापानीज आर्मी का ही था। इसके 3 सालों तक इन आइलैंड्स पर जो कुछ भी हुआ वो इंडियन हिस्ट्री के डार्केस्ट चैप्टर्स में से एक है। दोस्तों, इस दौरान यहां जो भी हुआ उनको एक सीरीज में एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने यहां से जाते वक्त अपनी एट्रोसिटीज के हर सबूत को मिटा दिया था। इन इवेंट्स के हमारे पास केवल 2 प्रिंसिपल सोर्सेज हैं। इसमें पहली एक लोकल रेजिडेंट रामाकृष्णा की एक अनपब्लिश्ड रिपोर्ट है, जिसका टाइटल है अंडमान आइलैंड्स अंडर जापानीज ऑक्यूपेशन 19 बार्बेरिटी अनलीश्ड बाय जापानीज। दोस्तों, जब से जापानीज ने इन आइलैंड्स पर कदम रखा, यहां के लोगों का सबसे बुरा दौर शुरू हो गया। जो भी जापानीज फोर्सेस के हाथ लगता, उसी को इनके ब्रूटल ट्रीटमेंट का शिकार होना पड़ता था। ऑक्यूपेशन के अर्ली डेज में लोकल इंटेलेक्चुअल्स राश बिहारी बोस के इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को ज्वाइन कर रहे थे। इन्हीं के मेंबर्स ने जापानीज फोर्सेस से लोकल्स को बचाने के लिए एक पीस कमेटी फॉर्म की। इसको हिमाचल के एक पोएट डॉक्टर दीवान सिंह हेड कर रहे थे। उनको ब्रिटिशर्स ने आजादी की लड़ाई में भाग लेने की वजह से रंगून भेज दिया था। इन्होंने जब लोकल पॉपुलेशन को जापानीज आर्मी के रॉथ से बचाने की कोशिश की तो जापानीज ने उन पर जासूसी के इल्जाम लगाकर उनको अरेस्ट कर लिया। जेल में उन पर हर पॉसिबल तरह से टॉर्चर किया गया। 82 दिन के इनह्यूमेन ट्रीटमेंट के बाद सिवियर इंजरीज के कारण जनवरी 1944 में उन्होंने दम तोड़ दिया। इसी बीच एक ब्रिटिश ऑफिसर मेजर A.G. बर्ड के साथ भी जापानीज फोर्सेस ने ऐसा ही ट्रीटमेंट किया। उन पर स्पाइंग का आरोप लगाया गया, लेकिन उनको बाकी बंदियों की तरह रंगून या सिंगापुर नहीं भेजा गया। जापानीज इनको एक एग्जाम्पल बनाकर लोगों के मन में दहशत पैदा करना चाहते थे। इसीलिए कर्नल बूचो ने सरेआम अपनी तलवार से इनको बिहेड करके इनका सर एक पेड़ पर लटका दिया। इसको देखते हुए दीवान सिंह ने उनके सर को उतारकर क्रिश्चियन रिचुअल्स के मुताबिक उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म किए। जापान की सैवेजरी के सबसे पहले विक्टिम्स में से एक जुल्फिकार अली भी थे। असल में जिस दिन उन्होंने यहां कब्जा किया था, उस दिन शाम को उन्होंने यहां लूटपाट करनी शुरू कर दी। इस सब को देखकर जुल्फिकार नाम का एक यंग लोकल अपने घर से अपनी एयरगन लाया और उसने जापानीज फोर्सेस को रोकने के लिए हवा में फायरिंग की। अगले दिन जापानीज फोर्सेस ने पूरे गांव में लोगों को मारना और टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उनकी उम्मीद थी कि गांव में लोग जुल्फिकार को उनके सामने पेश करेंगे। पकड़े जाने पर जुल्फिकार को पूरे गांव के सामने बेरहमी से तब तक मारा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इस तरह के इनह्यूमेन टॉर्चर्स वहां आए दिन देखने को मिलने लगे। वो लोकल लोगों से जबरन मजदूरी कराते थे और जो भी इससे इनकार करता था उसको भी इन्हीं की तरह टॉर्चर किया जाता था। वुमेन को जापानीज आर्मी के द्वारा सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था। और तो और यहां पर जापानीज आर्मी के लिए कोरियन और मलय वुमेन को कंफर्ट वुमेन बनाकर ट्रेड भी किया जाता था। अक्टूबर 1942 में उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स और लोकल्स को अरेस्ट करने के लिए एक स्पाइज अरेस्ट प्रोग्राम चलाया। इसके तहत उन्होंने 300 लोगों को सेल्यूलर जेल में अरेस्ट किया। उन पर भी सबसे इनह्यूमेन टॉर्चर किया गया।
30 जनवरी 1944 को जापानीज आर्मी ने उनके खिलाफ बोलने वाले 44 इंडियन सिविलियंस को ब्रिटेन के एलाइज या जासूस बताते हुए मौत के घाट उतार दिया। जापान के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से आइलैंड की इकोनॉमी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। 1945 तक आते आते हालत ये हो गई थी कि यहां के लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। ऐसे में जापानीज आर्मी की क्रूअल्टीज और भी ज्यादा बढ़ती गई। उदाहरण के लिए एक बार साउथ अंडमान के एबरदीन एरिया से लगभग 500 लोगों को फूड ग्रो करने के नाम पर एक अनइनहैबिटेड आइलैंड पर डिपोर्ट किया गया। लेकिन इंसिडेंट के एक सर्वाइवर सौदागर अली ये बताते हैं कि इन लोगों को बोट से बीच समंदर में आइस कोल्ड वाटर में उतार दिया गया था। इसमें से आधे लोग डूब गए थे या उनका सी एनिमल्स के द्वारा शिकार कर लिया गया था। इनमें से कुल 100 लोग शोर्स तक पहुंचे थे। इनमें से कुछ लोग भूख के कारण मर गए और कुछ को बर्मीज पायरेट्स ने मार दिया। जब इस वॉर के खत्म होने के बाद वहां एक रेस्क्यू मिशन भेजा गया तो यहां कुल 12 लोग जिंदा पाए गए। इस पूरे ऑक्यूपेशन के दौरान जापानीज आर्मी ने इन आइलैंड्स पर 2000 लोगों की जान ली और लगभग 501 लोगों को उनकी डेथ तक टॉर्चर किया गया। आपको बता दें कि यह पोर्ट ब्लेयर के प्री वॉर पॉपुलेशन का 10% हिस्सा था। अंडमान के कंपैरिजन में स्पार्सली पॉपुलेटेड निकोबार आइलैंड्स पर डेथ्स की संख्या कम रिकॉर्ड की गई। पूरे एपिसोड ने यहां की लोकल पॉपुलेशन के मन में जापान के खिलाफ बहुत गहरे घाव छोड़ दिए। खैर, फिर आया अगस्त 1945। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी को एटम बॉम्ब से छलनी कर दिया, जिसके बाद जापान को वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर करना पड़ा। 15 अगस्त 1945 को जापानीज वाइस एडमिरल तीशोहारा और मेजर जनरल तमिनोरी साटो ने इन आइलैंड्स को लेफ्टिनेंट कर्नल नाथू सिंह के आगे सरेंडर कर दिया। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और ये आइलैंड्स फॉर्मली ब्रिटिश इंडिया के पास वापस आ गए। जापानीज आर्मी ऑफिसर्स को वॉर क्रिमिनल्स के रूप में ट्रायल्स के लिए सिंगापुर भेजा गया। उन पर लगभग 27 केसेस इंपोज हुए जो 3 महीनों तक चलाए गए। इसमें से 17 को डेथ सेंटेंस और बाकी प्रिजनर्स के लिए 7 से 25 साल की डेथ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। और इस तरह इन आइलैंड्स पर से जापान का एक्सप्लॉयटेटिव रूल फाइनली खत्म हुआ।